गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आप इस बात से परिचित हैं कि हमारा अध्याय नंबर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप ये अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक एकल स्वामित्व व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय के बारे में पढ़ा है। कल हमने साझेदारी के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, तो एक बार पुनः हम इसको एक बार पुनः पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम साझेदारी के जो अन्य प्रकार हैं, हमने 4 प्रकारों का अध्ययन कल कर लिया था, और जो साझेदारी के अन्य प्रकार हैं उनका अध्ययन हम आगे विस्तृत रूप से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो साझेदारी के प्रकार, साझेदारी फर्म के विभिन्न प्रकार के साझेदार हो सकते हैं, उनकी अलग अलग भूमिका और दायित्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कल मैंने आपको समझाया भी था। इनके अधिकार एवं उत्तरदायित्व को भली भांति से समझने के लिए, इनके अधिकार और उत्तरदायित्व को भली प्रकार से समझने के लिए हम साझेदारों के अलग अलग प्रकारों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो बेटा कल मैंने आपको साझेदारी के जो विभिन्न प्रकार थे उनके बारे में पढ़ाया था। सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, गुप्त साझेदार, नाममात्र का साझेदार, इनके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। साझेदारी के प्रकार, सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, गुप्त साझेदार, नाममात्र का साझेदार, इनके बारे में आपको मैंने अध्ययन करवाया था। तो एक बार पुनः हम इनको रिवीजन करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार कौन होता है? जो सक्रिय रूप से भाग लेता है, सक्रिय रूप से पूंजी लगाता है, सक्रिय रूप से फर्म की गतिविधियों में भाग लेता है, और फर्म की जो देनदारी होती है उसके प्रति उसका दायित्व होता है, वो असीमित होता है। और अन्य साझेदारों की भांति वह साझेदारी व्यवसाय में सक्रिय रूप से, सक्रिय सहयोग से भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, और जो साझेदारी व्यवसाय की क्रिया है उनका संचालन करता है। दूसरा हमारा है सुप्त और निष्क्रिय साझेदार। जो साझेदार व्यवसाय व्यवस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है, जो साझेदारी व्यवस्था है उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है, जो केवल पूंजी लगाता है, लेकिन जो साझेदारी व्यवसाय में जो समस्त देनदारी होती है उनको चुकाने के लिए वो उत्तरदायी होता है, और असीमित उत्तरदायित्व तो जिसके पास होता है। लेकिन जो पूंजी तो लगाता है, लेकिन व्यावसायिक क्रियाओं के या फर्म के दैनिक दिनादिन क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता, उन्हें हम निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। एक निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, लाभ हानि को बांटता है, और उसका असीमित दायित्व होता है। गुप्त साझेदार, गुप्त साझेदार यह वह साझेदार होता है जिसमें फर्म से संबंध में को साधारण जनता नहीं जानती है। इस विशिष्टता को छोड़कर बाकी मामले में वह अन्य साझेदारों के समान होता है। वह पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, लाभ हानि को बांटता है, तथा लेनदारों के प्रति उसका दायित्व है वो असीमित होता है। नाममात्र का साझेदार, नाममात्र का साझेदार बेटा कौन होता है? वह साझेदार जिसका नाम फर्म तो करती है, जिसका नाम फर्म, जो फर्म है या संस्था है या कंपनी है या दुकान है या बड़ी फर्म है, उसका नाम का उपयोग तो करती है, लेकिन वह व्यक्ति न तो पूंजी लगाता है और न ही साझेदारी में दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है। वह प्रबंध के सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता और न ही लाभ हानि में भागीदार होता है, न तो लाभ हानि में भागीदार होता है, लेकिन यदि फर्म पर लेनदारियां हो जाए तो वह लेनदारियों को चुकाने के लिए तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है। तीसरे पक्ष के प्रति वह उत्तरदायी माना जाता है। अगला हमारा है विबंधन साझेदारी।
विबंधन साझेदारी अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंस्टापेल। कोई व्यक्ति विबंध साझेदारी तब माना जाता है जब कोई भी व्यक्ति विबंध साझेदार तब माना जाता है जब वह अपनी पहल से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दूसरों को यह आभास कराता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है। तो कोई भी व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाता है जब वह अपनी पहल करता है, आचरण करता है और व्यवहार से दूसरों को यह आभास कराता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है। तो कोई भी व्यक्ति विबंधन साझेदार कब माना जाता है? विबंधन साझेदार, पांचवा हमारा बिंदु है विबंधन साझेदार। विबंधन साझेदार, तो विबंधन साझेदार कौन होता है बेटा? विबंधन साझेदार बेटा वो होता है जो कोई भी व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाता है जब वह अपनी नीति से, आचरण से, ये व्यवहार से, जब अपनी नीति से, आचरण से, व्यवहार से दूसरों को यह आभास कराता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है। वह दूसरों को यह आभास कराता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है और फर्म के क्रियाकलापों में भाग लेता है। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए, ऐसा साझेदार यदि फर्म के ऊपर ऋण हो जाते हैं तो उनके भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है। तो विबंधन साझेदार कौन होता है बेटा? जो अपनी पहल से, अपने आचरण से और अपने व्यवहार से दूसरों को, अपनी पहल से, आचरण से, व्यवहार से, क्रियाकलापों से ये लोगों को आभास करा देता है कि वो उस फर्म का साझेदार है। और ऐसी स्थिति में जब फर्म के ऊपर ऋणों का बोझ हो जाता है तो उन ऋणों को चुकाने के लिए वह भी उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोगों की नज़र में वह साझेदार होता है। भले ही चाहे उसने पूंजी नहीं लगाई है, लेकिन वह अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने क्रियाकलापों से, अपने सोच से लोगों को यह आभास करा देता है कि मानो वह फर्म में साझेदार हो। तो फर्म के समस्त देनदारियों या ऋणों के भुगतान करने के लिए वह भी उत्तरदायी होता है, चाहे उसने पूंजी लगाई है या नहीं लगाई है। तो भले वह पूंजी नहीं लगाता हो और नहीं उसने प्रबंध में भाग लिया हो, तो चाहे उसने पूंजी नहीं लगाई हो और चाहे वह प्रबंध में भाग नहीं लेता है, तो न तो उसने पूंजी लगाई है और न ही वह प्रबंध की क्रियाओं में भाग लेता है। उदाहरण के लिए सीमा की एक मित्र है रानी, सीमा की एक मित्र है रानी, जो कि एक सॉफ्टवेयर फर्म में सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। जो सॉफ्टवेयर फर्म है जिसका नाम है सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। रानी सीमा के साथ मोहन सॉफ्टवेयर में व्यवसाय के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लेने जाती है तथा एक सौदे को तय करने की कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लेती है। तो और इसे क्या होता है, रानी ऐसा आभास दिलाती है कि रानी है वो ये आभास दिलाती है कि वो सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में एक साझेदार है। यदि यह बातचीत के आधार पर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को उधार की सुविधा दी जाती है तो यदि रानी भी उस समस्त देनदारी या ऋणों के भुगतान के लिए ठीक उसी प्रकार की उत्तरदायी होगी जैसे कि वह फर्म में अन्य साझेदार हो। जितने वे उत्तरदायी होती है उतने ही रानी है वो उत्तरदायी होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि विबंधन साझेदार, तो विबंधन साझेदार कौन साझेदार होता है बेटा? तो विबंधन साझेदार वह साझेदार होता है जो विबंधन साझेदार है वह व्यक्ति है बेटा जो अपनी पहल से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों को यह आभास कराता है कि वह साझेदार है। तो ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए समस्त रूप से उत्तरदायी होते हैं, चाहे क्योंकि वह लोगों की नज़र में साझेदार है, लोगों की दृष्टि में वो साझेदार है, चाहे उसने पूंजी लगाई है या नहीं लगाई है, लेकिन चूंकि उसने फर्म के अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कार्यों से, अपने सिद्धांतों से लोगों को यह आभास दिला दिया है कि मानो वह साझेदार हो। तो चाहे उसने पूंजी लगाई है चाहे नहीं लगाई है, यदि फर्म पर किसी प्रकार का ऋण हो जाए तो वह समस्त देनदारियों को चुकाने के लिए वह भी उतना ही उत्तरदायी होता है। तो वह प्रबंध में भाग लेता है और ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है,
चाहे, क्योंकि अन्य पक्ष उसे साझेदार मानते हैं, अन्य पक्ष है वो उसको साझेदार के रूप में मानते हैं, भले उसने पूंजी नहीं लगाई और न ही प्रबंध क्रियाओं में भाग लिया हो। उदाहरण के लिए मैंने आपको सीमा और रानी का उदाहरण दिया। सीमा की एक मित्र है जिसका नाम रानी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। तो सीमा की एक मित्र है रानी, जो कि एक सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। रानी सीमा के साथ मोहन सॉफ्टवेयर में व्यवसाय के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लेती है तथा एक सौदे को तय करने की कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इससे आभास क्या हो जाता है कि रानी भी साझेदार हो, कि रानी भी मानो रानी भी सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। और यदि बातचीत के आधार पर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को उधार की सुविधा दी जाती है तो रानी भी, और यदि बातचीत के आधार पर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को उधार की सुविधा है वो बैंक द्वारा या अन्य असंगठित स्रोतों के द्वारा ऋण की सुविधा दी जाती है, तो रानी भी, क्योंकि साझेदार मानी गई है, इसलिए रानी भी उस देनदारी को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी, जैसे कि वह भी एक फर्म में साझेदार हो। हमारा छठा बिंदु है प्रतिनिधि साझेदार, होल्डिंग आउट। हमारा जो छठा बिंदु है प्रतिनिधि साझेदार, प्रतिनिधि साझेदार, प्रतिनिधि साझेदार। तो हमने साझेदारी के लगभग समस्त प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। प्रतिनिधि साझेदारी ये अंतिम साझेदारी का प्रकार है। तो प्रतिनिधि साझेदार या होल्डिंग आउट क्या होता है? यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है। जो जानबूझकर, प्रतिनिधि साझेदार जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है अथवा अपने आप को इसका प्रतिनिधि मानने देता है। वह जानबूझकर यह आभास कराता है कि वो फर्म में साझेदार हो और लोगों को इस बात का आभास कराता है कि वह इसका प्रतिनिधि है। ऐसा व्यक्ति किसी भी ऋण के लिए उत्तरदायी होता है और उसके ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण जो उसको दिए जाते हैं। यदि वह वास्तव में साझेदार नहीं है तो वह उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है तो तुरंत इसे नकारना होगा और अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा कि वह साझेदार नहीं है। लेकिन यदि वह लोगों को ऐसा आभास नहीं कराता है कि वह साझेदार नहीं है और उसे साझेदारी को तुरंत नकार नहीं देता है, तो वह, यदि फर्म को हानि होती है और फर्म की देनदारी होती है तो देनदारी को चुकाने के लिए वह तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। तो तीसरे पक्ष के प्रति वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जाता है। तीसरे पक्ष के प्रति वह पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होता है। तो प्रतिनिधि साझेदार कौन सा साझेदार होता है? प्रतिनिधि साझेदार वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म को अपने नाम का प्रयोग करने देता है। नाम का प्रयोग है वो अपने प्रयोग करने देता है और अपने आप को प्रतिनिधि मानने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी ऋण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए, यदि वास्तव में साझेदार नहीं है तो वह उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहिए। तो इसे तुरंत नकारना चाहिए और अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। लेकिन यदि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है और यदि फर्म पर किसी प्रकार की देनदारी होती है तो फर्म पर की गई देनदारी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से या हानि के लिए, फर्म पर दी गई देनदारी के लिए या ऋणों को भुगतान करने के लिए वह तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। वह तीसरे पक्ष के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाएगा। तो प्रतिनिधि साझेदार के बारे में मैंने आपको बताया है। यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म को अपने नाम का प्रयोग करने की इजाज़त देता है, फर्म में अपने नाम का प्रयोग करवाता है और अपने आप को ऐसा प्रतीत कराता है जैसे कि वो मानो उस फर्म का प्रतिनिधि हो या साझेदार हो। ऐसा व्यक्ति किसी भी ऋण के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रतिनिधि के कारण दिए गए, यदि वह वास्तव में साझेदार नहीं है तो यदि वह वास्तव में प्रतिनिधि नहीं है तो उसे स्पष्ट करना होगा कि वह प्रतिनिधि नहीं है और उसे अपना नाम है वो हटाना होगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इस आधार पर किसी भी प्रकार की यदि कंपनी को या फर्म को हानि होती है तो वह हानि को चुकाने के लिए, किसी भी फर्म के प्रति या हानि को चुकाने के लिए
या समस्त फर्म की देनदारी को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो प्रतिनिधि साझेदार या होल्डिंग आउट, प्रतिनिधि साझेदार कौन सा होता है? वह व्यक्ति होता है जानबूझकर फर्म को अपने नाम का उपयोग करने की इजाजत देता है और अपने आप को उस फर्म का प्रतिनिधि मानने लगता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी ऋण को, समस्त देनदारी को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और ऐसे प्रतिनिधि के कारण दिए गए, यदि वास्तव में साझेदार नहीं है तो उसे तुरंत अपना नाम हटाना होगा, उसे तुरंत नकारना होगा और अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा कि वह साझेदार नहीं है। और यदि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है तो वह इस आधार पर किसी प्रकार की हानि के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। तो प्रतिनिधि साझेदार या होल्डिंग आउट क्या होता है? यह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म को अपना नाम करने की, उपयोग करने की इजाज़त देता है और अपने आप को फर्म का प्रतिनिधि मानने लग जाता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी ऋण के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रतिनिधि के कारण दिए गए यदि वास्तव में वह साझेदार नहीं है तो उसे तुरंत अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा और यदि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है, ये उसे नकारना होगा कि वह उस फर्म का साझेदार नहीं है। यदि वह अपनी स्थिति को नकारता नहीं है और अपने आचरण से बताता है कि वह फर्म में साझेदार है और अपने आप को फर्म का प्रतिनिधि मानता है, तो यदि उस फर्म पर किसी प्रकार की लेनदारी या ऋण होता है तो उसको चुकाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से बेटा वो उत्तरदायी माना जाएगा। तो मैंने आज आपको साझेदारी के 5 प्रकारों के बारे में बताया है। आज हमने विबंधन साझेदार और प्रतिनिधि साझेदार के बारे में पढ़ा। इसको आपको लिखना है, याद करना है, यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।